Start, no? Yes. Hello friends, good evening all. Myself Dr. Akhtar. Today I am host. Today I am happy to welcome my dear friend Dr. Nasir Qureshi from Kopargaon. Dr. Nasir is a bright, intelligent student of Dr. Liaquat sir. He has completed his BHMS from Sangamner via HMC College. He is practicing GP last 11 years. He has joined Dr. Liaquat sir since last 4 to 5 years with very good result. Dr. Nasir is practicing homeopathy with mind method, Ignited Mind PHF. He is very active in all group, especially Ignited Mind PHF. Thank you, Dr. Liaquat sir, for giving us the stage and for wonderful webinar series. Let us learn from Dr. Nasir Qureshi. Welcome, Dr. Nasir. Please start. वेलकम. थोड़ी तालियां बजाओ नासिर के लिए. Welcome Nasir. Welcome Nasir sir. Thank you, Akhtar sir, for Welcome, this sir. warm. Thank you, Akhtar sir, for all Welcome, warm welcome, and thank you, Dr. Liaquat sir, for guidance. और सर ने जो भी हमको सिखाया स्टार्ट से लेकर अभी तक. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट केस. कुछ दिन पहले मेरे एक क्लासमेट है, एक लेडी डॉक्टर है, उनका फोन आया और कहने लगे कि उनको यूरिन में बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है और बर्निंग बहुत ज़्यादा है, सीवियर है, ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिनेशन होता है और यूरिन के लास्ट में जब यूरिन का एंड ऑफ द मिक्सचरेशन होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्निंग होता है. पहले उन्होंने 2 बार एलोपैथी का कोर्स कर चुके हैं एंटीबायोटिक्स का. ये खुद एक बड़े हॉस्पिटल में मैनेजर पोस्ट पर है और मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो पूरे जो स्टाफ को मेंटेन वगैरह करना और हॉस्पिटल को अच्छे से ऑपरेट करना ये इनकी जिम्मेदारी है. उसी हॉस्पिटल में उन्होंने 2 बार बहुत टेस्टिंग भी करवाए. 2 बार ये दिक्कतें हुई उनको. पहली बार उन्होंने 5 डेज का ओरल एंटीबायोटिक का कोर्स किया. फिर कुछ दिन रहने के बाद रिकरेंस हुआ. नेक्स्ट टाइम वापस से उन्होंने उसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को बताकर, नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट ऐसे कुछ रहेगा, उनको बताकर वापस से 2 बार कोर्स किया तो वो ठीक नहीं हुआ. इस बार उनको वापस से इस अटैक हुआ है यूटीआई का और इस बार वो बहुत दिक्कत में है. तो उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उनको पूछा कि आपके ज़हन में अब इसी बार ये क्यों आया कि होम्योपैथी लेनी चाहिए. आवाज आ रही बराबर? Yes sir, आ रही. मैंने उनको पूछा कि आपको इसी बार ऐसा क्यों लगा कि होम्योपैथी लेनी चाहिए और ये भी क्यों लगा कि मुझसे ही लेनी चाहिए. तो उन्होंने बताया कि मुझे ये जो तकलीफ है ना, तो इसमें एंड ऑफ द मिक्सचरेशन में बर्निंग ज़्यादा है. जहाँ पर यूरिन खत्म होता है एंड ऑफ द मिक्सचरेशन में सीवियर बर्निंग रहता है. और ड्यूरिंग कॉलेज डेज में मैंने पढ़ा था कि ऐसे सिम्टम्स मैंने मटरा मेडिका में पढ़े थे, तो मुझे लगा कि इसका अच्छा जो सोल्यूशन है ये होम्योपैथी में ही मिल सकता है. तो इसलिए मैंने सोचा कि होम्योपैथी लेंगे. और एलोपैथी तो वैसे भी 2 बार कर चुके हैं इसी चीज़ के लिए और 2 बार एंटीबायोटिक फेल हो चुका है. तो इस बार ऐसा लगता है कि होम्योपैथी से ही ठीक होगा. मतलब तो आप तो दूसरे शहर में हो, वहाँ आप मेट्रो सिटीज में हो, तो वहाँ पर तो और भी मेरे से अच्छे होम्योपैथ रहेंगे, आपने उनसे क्यों नहीं लिया. तो वो बोले कि है तो सही दूसरे भी डॉक्टर, पर मेरी नज़र में अच्छे रिजल्ट वाले और जिनको मैं अच्छे से जानती हूँ, जो अच्छे से मुझे ठीक कर पाएंगे वो आप हो, इसलिए मैंने आपको प्रेफर किया. तो मैं बोला ठीक है. मैं इनको पूछा कि जब आपको दिक्कत होती है तब आप क्या करते हो, मतलब उसको कैसे हैंडल करते हो. तो बोले कि हैंडल तो हो नहीं पाता, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे. ज़्यादातर मैं घर पे नहीं रह सकती, काम पे रहती हूँ, ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहने की आदत है. तो दिक्कत तो होती है, पर ये यूरिन में बर्निंग इतना ज़्यादा है ना, वो कंट्रोल नहीं होता. तो मैं ज़्यादातर उसको रोक कर रखती हूँ जब तक
यूरिन को ना जा सकूं, ऐसी मैं कोशिश करती हूँ। मतलब बार बार रोक कर रखती हूँ कि मुझे यूरिन के लिए जाना ही ना पड़े, और फिर वहां जाकर यूरिन में बर्निंग होगा, दिक्कत होगी, वो चीज से बचने के लिए मैं यूरिन को रोक कर रखती हूँ। ठीक है, तो मैं बोला कि रोकना तो उसको ठीक नहीं है। आप कैसा मैनेज कर रहे हो फिर उसके बारे में? तो ये सही तरीका नहीं है। आप क्या सोचते हो इसको लेकर, बीमारी को लेकर क्या सोचते हो? तो उसने बोली कि 2 बार मैं इसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स कर चुकी हूँ, और वापस से हॉस्पिटल जाना और वो टेस्ट करवाना मेरे मुझे ठीक नहीं लगता। पहले टेस्टिंग करवाया, बहुत सारा टेस्टिंग हुआ, मेडिसिन दिया, रिजल्ट नहीं आया। सेकेंड बार वापस से दिखाया, उधर भी टेस्टिंग हुआ, कुछ नहीं निकला, रिजल्ट नहीं आया। तो अब क्या है ना, मुझे लगता है कि ये जो हॉस्पिटल में बार बार टेस्ट होते हैं ना, ये ठीक नहीं है। बार बार मुझे खर्च में डाला जा रहा है, मेरा बार बार खर्च हो रहा है, और जो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। तो अब क्या है ना, मुझे टेस्ट करवाना ही नहीं है, किसी भी तरीके का टेस्ट नहीं करवाना, बिल्कुल भी टेस्ट ही नहीं करवाना। मैं तुमसे कहती हूँ कि आप कोई अच्छी सी मेडिसिन देखिए और मुझे दवा दीजिए। ठीक है, ये यहाँ पर उनका खत्म होता है। मतलब ये वर्जन्स खत्म है उनके। थोड़ा सा जो उनका बैकग्राउंड है वो पूछने की कोशिश किया मैंने कि इनको ये दिक्कत क्यों हुई। तो मैं उनको पूछा कि आप क्या करते हो, कैसा? तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे आगे चलकर एजुकेशन के लिए आगे कुछ लीव चाहिए। मैंने कोविड इरा में बहुत सारा हॉस्पिटल के लिए डेडिकेशन दिया, अपने दिल से बहुत सारी चीजें की, हर स्टाफ को मेंटेन किया, हर स्टाफ को पर्सनली जाके मिली, उनके एक एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। मैं हॉस्पिटल को तो अपने दिल से अपना मानती हूँ, हॉस्पिटल के लिए बहुत देती हूँ। और अब मुझे पीएचडी के लिए जब बाहर जाना है, तो हॉस्पिटल बैक से वापस से मुझे वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल अप टू द मेरे एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो मुझे कहते हैं कि आप पीएचडी करोगे तो हम आपको एडजस्ट नहीं करेंगे, आपको इधर लीव लेके जाना पड़ेगा या फिर रिजिग्नेशन देके जाइए, जब आपका हो जाएगा तब रिटर्न आइए। तो ये कॉज था उनका, पर ये बीमारी का कॉज वहाँ पर है जैसा हम ये करते हैं। तो ये जो कॉजेशन है ना, इसका हम एनालिसिस में बाद में बताएंगे। पर उनका जो वर्जन्स था, उनकी जो सोच थी और उनका जो कहना था, उसके बारे में आप रूब्रिक्स बताइए और क्या क्या हो सकती है पॉसिबिलिटीज बताइए। हाँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, मैंने 2 ही रूब्रिक्स लिए हैं। एक फियर ऑर्डियल, बिकॉज वो टॉयलेट तो जाना ही है उसको, तो ऑप्शन अच्छा ही नहीं है। बट अच्छा। उनको काफ़ी डर है उस चीज़ के बारे में, ओके जो अवॉइड नहीं की जा सकती वो करनी ही पड़ेगी। उसके बारे में उनको खौफ है बहुत ज़्यादा। सो फियर ऑर्डियल। एंड सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ट्रीटमेंट लिया, एलोपैथिक लिया, काम नहीं किया, टेस्ट किया, खर्चा किया, बट उसका कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। ये ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ आर्सेनिकम एल्बम। 2 ही रेमेडीज आ रही है, अर्जेंटम एंड आर्सेनिकम, बट आई फील लाइक ये आर्सेनिकम अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके। और कोई? सर मैं गुड इवनिंग, मैं डॉक्टर काटकर बोल रहा हूँ। बोलिए सर। तो उसको पीएचडी करने के लिए बाहर जाना था, तो वो नहीं हो पा रहा, तो हॉस्पिटल से कोऑपरेट नहीं आया। तो मेरे को लगता है दैट इज एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट। अच्छा वो भी इन्वेस्टिगेशन बाकी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से जो बात करती है, तो उसका रूब्रिक मेरे को लगता है टॉकिंग बिजनेस। अच्छा, हाँ ठीक है। और बिजनेस टॉक, और जो यूरिन रोक के रखती है, नहीं हम्म, जाना पड़ता है ऐसे, इसके लिए सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज जैसे लगता है। और मेरे को भी आर्सेनिक लगती है, आर्सेनिकल। अच्छा, फेयर ऑर्डियल में क्या रहता है? वो पहले मैडम ने जो पूछे थे, फेयर ऑर्डियल में क्या है? ऑर्डियल का एग्जैक्ट मीनिंग है अग्नि परीक्षा, अग्नि परीक्षा से गुजरने का डर। तो वो पेशेंट पहले बहुत सारी अग्नि परीक्षाओं से गुजरा होता है। जैसा हम बोलते हैं कभी कभी के पेशेंट के 2-4 ऑपरेशन हो जाते हैं, बार बार उसको ऑपरेशन से जाना, तो उसके आंखों के सामने वो सब चीजें घूमने लगती है
कि ये दिक्कत है, ये तकलीफ है, ये वापस से मुझे चिता पे रखा जाएगा, मेरी अग्नि परीक्षा ली जाएगी, तो उसमें से मुझे नहीं गुजरना है। तो वैसा तो कुछ फील मुझे यहाँ नहीं लग रहा है। तो ऑर्डियल तो नहीं है, पर सेकंड एक रूब्रिक मैडम ने लिया था माइंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो है इधर। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल क्यों है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल में क्या है, रीजनेबल क्या होता है, वाजिब दाम, न कम न ज्यादा। जो चीजें सामने पेशेंट बोले और उसके बाद हम बोले कि हाँ, हमको भी लगे कि हाँ जो बात है ये एक बिल्कुल क्लियर है और एकदम रीजनेबल बात है, और उसका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि मेरे रिजल्ट अच्छे हैं, मैं अच्छा होम्योपैथ हूँ, उनके क्लास में अच्छा होम्योपैथी कर लेता हूँ, तो उम्मीद है कि मैं उनको ठीक कर लूंगा। तो ये अच्छा उनका मतलब ऑब्जेक्टिव था। अच्छा मतलब तेरे को लगता है तो अच्छा होता है क्या? नहीं, उनका ऑब्जेक्टिव है, उनको ऐसा लगता है, उनका ऐसा लगता है। तो अच्छा, इसके क्लासमेट ने इसको बोला तो सोचो ना, कितना इसके गाल देखो कैसे हो गए। नहीं सर, पर प्रैक्टिस करने के लिए तो लगना ही चाहिए ना कि अपन अच्छे होम्योपैथ है। अपन खुद को नहीं लगेगा तो किसको लगना चाहिए। नहीं, इसीलिए तो इधर है ना, तो अच्छा होता है, इसलिए तो लेक्चर मिल पा रहा है। तो एक Very good. रूब्रिक तो उनका बनता है माइंड ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, और दूसरे सर ने क्या क्या ऑडियल में रूब्रिक जो बताया। होता है ना, देखो ऑडियल मतलब जैसे बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर नासिर ने, अग्नि परीक्षा नहीं, जरूरी नहीं कि उसमें से एक्सपीरियंस हुआ हो, ठीक है ना, लेकिन प्रॉब्लम क्या, ज्यादातर तो वही होता है, 99% यही होता है कि डॉक्टर साहब मुझे फिर वो सब चीजों से नहीं गुजरना है। ये सादा वर्ड, आपको एक सादा बोलता हूँ, आरडीएल के अंदर जो है ना, लोग बोलते सर मुझे फिर वही वो सलाइन चुभना, फिर वो हॉस्पिटल में एडमिट रहना, वो 8-8 दिन एडमिट रहना, वो 50 टेस्ट करते, 50 जगह सुई चुभाते, फिर उससे नहीं गुजरना। ये सादा वर्ड आप याद रख लो। फिर ऑर्डियल में आपको 80-90% टाइम्स पेशेंट ये बोलेगा, राइट ना नसीब? यस सर। और दूसरा फिर ऑर्डियल मतलब जैसे कोर्ट कचहरी के भी चक्कर जो होते हैं ना, ऑर्डियल, और एक होती है आप पर मुकदमा चल रहा है ना, उसको भी ऑर्डियल बोलते हैं कि आप सब लोगों के सवालों के जवाब, फिर किसका कोई टेढ़ा मेढ़ा जवाब, वो जो ये होता है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रेस आपको सवाल पूछती है और जवाब देने पड़ते हैं, वो भी एक ऑर्डियल के जैसा होता है। पता है कि आपके सामने 10-15 पत्रकार बैठे और आपको अलग अलग सवाल पूछे और आपको सबके सवाल जवाब देना निकलना है, वैसा, दैट इज ऑल्सो ऑर्डियल। हियर इट इज नॉट लाइक ऑर्डियल। यस सर। एंड सर अभी मुझे याद आया कि उसमें फियर है, यानी अभी प्रेजेंटली वो कंप्लेन से जा रहा है और फियर इज फॉर फ्यूचर, कि अभी कंप्लेन नहीं है बट आगे जाके हो सकता है। सो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ही इज ऑलरेडी गोइंग थ्रू दैट सिचुएशन ऑफ मतलब डिजीज कंडीशन। नहीं, अभी जा भी रहेगा तो भी ऑडियल ले सकते हैं हम, उसमें पहले ही ले गुजरा सकते हैं। रहेगा। हाँ, पहले गुजरा रहेगा और हमको लगता है कि लोग बोलते हैं ऐसा जनरली कि सर मेरा 2 बार उसमें से ऑपरेशन हो चुका है, अब वापस से वो चीजों में से नहीं जाना, वापस से ऑपरेशन में नहीं जाना, क्योंकि वहां पे बहुत बहुत तकलीफ होती है। तो वो तकलीफ में हम फियर सफरिंग में भी अटक जाते हैं, पर वो ऑडियल की तरफ जाता है सर। ओके सर। डॉक्टर प्रियंका wants to ask something. Yes, Dr. हेलो, Priyanka. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैंने 4 रूब्रिक कंसिडर किया है। माइंड एम्बिशन इंक्रीज एंड अच्छा। fear suffering of and objective reasonable and urine burning। तो ये लैक्सिस फर्स्ट नंबर में आ रही है और 4 को कवर कर रहा है। तो लैक्सिस। यस सर। अच्छा, पर हम देखेंगे ना कंसर्न एडाप्टेशन रिएक्शन, पेशेंट को क्या चीज है जो हम तक लेकर आई है कंसर्न, फिर वो उसको कैसे रिएक्ट कर रही है और अपने आप को कैसे अडेप्ट कर रही है वो सिचुएशन में। उसका एक एडाप्टेशन है कि वो यूरिन रोक कर रखती है और मतलब यूरिन को जाना ही नहीं है उसको, क्यों कि वहां जाने के बाद उसको दिक्कत होगी और फिर यूरिन में बर्निंग होगा, तो उससे बचने के लिए वो क्या कर रही है, यूरिन को जा ही नहीं रहे ना, तो मतलब वो प्रॉब्लम से भाग रही है। सेल्फ कंट्रोल।
यस सर, वो कंट्रोल करके रख रहा है। हाँ कंट्रोल तो कर रहे हैं पर एस्केप अटेम्प्ट्स जो हाँ एस्केप अटेम्प्ट है क्योंकि वो सिचुएशन से भाग रही है। ये मतलब ये लॉजिकल कोई सॉल्यूशन हो सकता है कि इस चीज का, अगर आपको लगता है कि आपको यूरिन में बर्निंग है तो यूरिन को ही ना जाया जाए, ये कोई लॉजिकल अटेम्प्ट हो सकता है क्या? वो उसके सिचुएशन से भाग रही है, उसके प्रॉब्लम से भाग रही है, तो ये रूब्रिक बनेगा माइंड एस्केप अटेम्प्ट्स टू। ओके। और सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज में क्या है ना, आप पेन भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप नॉट कि आप सिर्फ यूरिन कंट्रोल कर लो तो फिर आपका सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज। सेल्फ मतलब द होल सेल्फ, यू अंडरस्टैंड। हियर शी इज कंट्रोलिंग फॉर अवॉइडिंग द पेन। आप समझ रहे हो, आप किसी एक्शन को कंट्रोल करते हो। सेल्फ कंट्रोल में आप रिएक्शन को कंट्रोल नहीं करते। जैसे मैं शराब साल छोड़ देता हूँ, या आप बता दो डॉक्टर साहब मैं मीठा नहीं खाऊंगा, आपने बोला नहीं खाना है तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अंडरस्टूड? दैट कैन बी सेल्फ कंट्रोलिंग। मतलब मुझे जैसे कोई बंदा बोलता है कि मुझे बहुत इचिंग होती है, तो वो मैं बहुत कंट्रोल कर लेता हूँ सर अपने आप को कि मैं सेडजिन की गोली ना खाऊं। मैं बहुत आउट ऑफ कंट्रोल, इतनी हो जाए इचिंग, हापे से बाहर हो जाती, तब जाकर मैं आधी सेडजिन की गोली खाता। समझ रहे हो ना? मतलब he has to control himself, not controlling the urine or controlling the stool. That is not self control. फिर वो आप उसको ऐसा, जैसे यूरिन में जाती नहीं हो सर, दिन भर नहीं जाती हो, फिर ऐसा बोल देंगे, समझे? यहाँ पे उसने क्या बोली कि मैं पेन अवॉइड करने के लिए रोक लेती हूँ। ओके। और फिर जो लास्ट में उन्होंने जो बताया था सिचुएशन जो बताया था कि वो हॉस्पिटल को बहुत सारा अपने तरफ से इनपुट दे रहे हैं पर हॉस्पिटल नहीं दे रहा है, ये एक्चुअली उसका मेटाफिजिक्स था बीमारी का। जरूर नहीं हमको हर केस में मेटाफिजिक्स मिले, पर किडनी रिलेटेड अफेक्शंस और यूटीआई में क्या होता है कि पेशेंट को एंगर रहता है, सप्रेस एंगर यूटीआई में जनरली, और किडनी रिलेटेड बीमारियों में क्या रहता है कि पेशेंट को जो डिसीजन मेकिंग पावर है वहां से इधर उसको हटाया जा रहा है या उसको स्टार्वेशन कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीजें मेटाफिजिक्स में आती है कि कॉजेशन ऑफ द डिसीज। तो ये उसके जो यूटीआई बार बार हो रहा है उसका कॉजेशन ये है कि वो जो पढ़ाई के लिए जाना चाह रहे हैं तो वहां पर कॉलेज मतलब ये हॉस्पिटल है उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो उसका जो बार बार ये एंगर चिड़चिड़ जो हो रही है ना वो उसका रीजन है बीमारी का, पर वो किधर भी आपका रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। उसका जो रिएक्शन है आपके बार बार अब बहुत टेस्ट करवा लिए, अब टेस्ट करवाना ही नहीं है, ये क्या है वो देखना है हमको। बोलिए सर। मुझे ये ब्रायनिया लग रही है। क्यों? ये एस्केप अटेम्प्ट कर रही है और ऑब्जेक्टिव टॉकिंग ऑफ ओके और फियर ऑफ पेन। अच्छा, और कोई? पेन हो रहा है इसीलिए वो फियर कर रही है, इसीलिए वो नहीं जा रही है, इसीलिए वो एस्केप अटेम्प्ट कर रही है। अच्छा, और कोई? नाप, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। और सब कुछ नाप तोल के कर रही है कि अगर इधर जाऊंगी तो होगा क्या, नहीं तो आपसे वो ये ले रही है, ट्रीटमेंट ले रही है क्योंकि उसे पता है कि ठीक हो जाएगा, और उसको और अभी खर्चा भी नहीं करना है, इतने सारा हो गया है खर्चा, और सबके पास जाती है तो वापस वापस वही टेस्ट होते हैं, वही करना पड़ता है, तो उससे अच्छा कि वो आपसे कर ले ओके और ठीक से भी हो जाए। ओके ठीक है, नेक्स्ट अटेम्प्ट। और कोई बताना चाहता है? सर फॉस्फोरस मिल रही है मुझे सर, फॉस्फोरस। क्यों फॉस्फोरस क्यों? सर यही रुब्रिक्स है ना, आई हैव टेकन एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट, देन एम्बिशन इंक्रीज्ड, देन एस्केप अटेम्प्ट्स, then fear suffering of, and
लास्ट आई हैव टेकन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जैसे बताया ना कि वो बहुत अच्छे से सब मैनेज कर रही है हॉस्पिटल का वगैरह, आई हैव टेकन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो देखो वैसे रूब्रिक लेना चाहो ना तो आप एलिमेंट्स और बाकी सब ले सकते हो, पर जो कार के अंदर रूब्रिक बैठते ना उसका कंसर्न क्या है? किसी का आवाज मैं कौन है शायद डिस्टर्ब हो कंसर्न। सर ओके सर मैं बताऊं सर, मेरे को लगता है कि ये बेलाडोना है। ओके, क्यों क्यों बेलाडोना? हेलो, हाँ सर, वो मुझे म्यूट कर दिया था। कैन आई टॉक? हाँ बोलिए बोलिए। हाँ वो सर, वो एक तो कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है उसमें, शी इज आस्किंग Okay. फॉर योर हेल्प, एंड एस्केप अटेम्प्ट टू है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है, एंड सर Okay. उसको उसका जो पेन सेंसिटिविटी है दैट इज टू मच, Okay. सो इन स्पाइट ऑफ टेकिंग सो मेनी मेडिसिन्स, कि बेलाडोना का पेशेंट ऐसे ही करता है, बहुत सब चीजें ट्राई करता है, उसको बस कैसे भी रिलीफ चाहिए रहता है। Okay. So and talking business of, because उसको लग रहा है when it was my turn, तो मैंने अपनी तरफ से सब दिया, and why the opposite party is again not reciprocating, वो लोग वापस मुझे क्यों नहीं जो है सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं उसका वो बिजनेस थिंकिंग आ रहा है, जो लेन देन जो होता है बिजनेस में, ऐसा सर। वेरी गुड, अच्छा ट्राई किया आपने। और कोई बताना चाहता है? हेलो बोलिए। सर, ये मैथमेटिक्स एबिलिटी भी हो सकती है, उसने Okay. कैलकुलेट कर दिया, और आपका इम्प्रेशन उसके ऊपर पड़ा है, सो इम्प्रेशनेबल भी हो सकती है, सो लैकेसिस। Okay. देखो कितना खुश हो रहा है, इंप्रेशन बोला आपने। देखो सी स्माइल। मैडम आपके लिए फ्लैटरिंग है। देख एक्चुअली ये जो कंसर्न ये आपने, ये जो हम केसेस लेते हैं ना पीपीपी पे ज्यादा फोकस करते हैं, कंसर्न अडेप्टेशन और रिएक्शन के जो रूब्रिक्स रहते हैं ना उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो पेशेंट का जो रिएक्शन है ना, कि अभी रिपोर्ट ही नहीं करवाना, तो एक्चुअली क्या है, रिपोर्ट्स कराते मतलब हम अपने आप को लाइट में डालते हैं ना, लाइट चाहते बीमारी की जानकारी लेते, इसको लाइट ही नहीं चाहिए। तो ये हो गया माइंड लाइट एवर्जन टू शंस। और जो वो बोल रहे ना कि बार बार रिपोर्ट करने से खर्चा होता है और बार बार नुकसान होता है, पैसे जा रहे हैं, और आप अच्छी दवाई दे दो ठीक कर दो, तो ये माइंड डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ है। तो ऐसा सब लेकर हमने उनको बेलाडोना 200 किया था। तो बेलाडोना 200 देने के बाद सेकेंड डे मैंने उनको बोला कि आप कॉल कीजिए, तो सेकेंड डे उन्होंने कॉल किया और कहा कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं। मैं बोला कि फर्क नहीं मतलब क्या हो रहा है आपको? तो वो बोली कि मेरी बर्निंग अभी तक भी वैसी ही है जैसा कल था। तो मैं बोला तो आपको बिल्कुल भी कुछ बदलाव नहीं लगा नींद में, खाने में, भूख में, और आप फील क्या कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? तो वो बोली हाँ नहीं, मैं फील तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ कि मुझे जो दिक्कत से जो बेचैनी थी, रात भर बेचैनी रहती थी, मैं सो नहीं पाती थी। एक येस्टरडे नाइट को मेरे को 10 बार यूरिन को लिए जाना पड़ा, और वहां पर बर्निंग होता था, दिक्कत होती थी। तो अभी यूरिन को जाने का फ्रीक्वेंसी तो कम नहीं हुआ है, पर वो बेचैनी खत्म हो चुका है और नींद अच्छी आने लगी। तो हमने वहां पर पेशेंट को रुकने की सलाह दी। बहुत बार क्या होता है ना, तो जो सिम्टम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट एमेंट्रेशन नहीं आता, पर पेशेंट की भूख बढ़ती है, नींद अच्छी आती है, उसकी बेचैनी जाती है, उसको वेलबिंग फीलिंग आता है। तो वेलबिंग फीलिंग आने के बाद हमको रुक जाना चाहिए, इधर हम एसएल देंगे, और या फिर पेशेंट अगर यहाँ पे पेशेंट डॉक्टर थे खुद, तो उनको हमने काउंसिल किया था सिर्फ। तो बहुत बार हमारे साथ ये दिक्कत आती है कि पेशेंट अगर बोले ना कि ठीक नहीं लग रहा है, तो हम तुरंत अगली मेडिसिन पर चले जाते हैं या फिर पोटेंसी चेंज करने के फिराक में रहते हैं। तो ये एक गलती मेजर बहुत हमारे साथ होती है। तो जब पेशेंट आकर बोले ना कि कंप्लेनिंग में ज्यादा रहते बहुत सारे पेशेंट, और जिनको बार बार एलोपैथी लेने की आदत रहती ना, उनको तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट मेडिसिन देने के बाद सिम्टम्स बिल्कुल जीरो हो जाने चाहिए, तो वो भी बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे वक्त पर हमको एसएल का साथ लेना बहुत जरूरी है मेडिसिन चेंज करने के पहले। मैंने और एक दिन वेट करने लगाया, और सेकंड दिन तक सब सिम्टम चेंज हो गए। मैंने सिर्फ बेलाडोना 200 जो फर्स्ट डे दिया था वही दिया, कोई रिपीटेशन नहीं, और कोई पोटेंसी चेंज नहीं किया।
सेकेंड टेस्ट। एनी डाउट? और किसको कुछ पूछना है? सर लाइट एवर्जन और शन और ये जो मैथमेटिक्स एबिलिटी है उसमें कैसे डिफरेंस कर सकते? मैथमेटिक्स लाइट एवर्जन टू लाइट क्या होता है, हमको जो बीमारी की नॉलेज चाहिए ना, तो अगर मतलब ये जनरल प्रैक्टिस में तो बहुत काम आता है हमारे लिए। कुछ पेशेंट आके खुद बोलते हैं सर मेरा कुछ टेस्ट करवा लो, मुझे बहुत घबराहट होती है, लगती है समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक बार तो समझ में तो आ जाए कि क्या हो रहा है मेरे साथ। तो ये सीधा सीधा लाइट डिजायर है, वो हमसे लाइट मांग रहा है, नॉलेज मांग रहा है कि मुझे क्या हो रहा है। पर इसके अपोजिट होता है शंस, मतलब रिपोर्ट ही नहीं करवाना, जानना ही नहीं क्या होता है। बहुत बार कोविड में होता था ऐसा हमारे साथ, ये लोग बोलते थे सर आप सीधा दवाई दे दो, टेस्ट ही मत करवाओ, टेस्ट करवाओगे पता चलेगा कोविड है और ज्यादा दिक्कत होगी, उससे अच्छा आप दवाई दो, करना ही नहीं चेक, बहुत दिमाग में टेंशन आता उससे ऐसा। तो जो हम लाइट ही नहीं चाहिए उसको शंस बोलेंगे। और मैथमेटिक्स एबिलिटी में मैथमेटिक्स होता है, मैथमेटिक्स एक साइंटिफिक प्रोसीजर है ना, वहां पे कुछ तो कैलकुलेशन रहेगा उसका, ये किया तो ऐसा होगा, वो किया तो वैसा होगा, तो वो कोई चीजें यहाँ पर नहीं है, इट्स डायरेक्टली लाइट शंस। सर ये पेशेंट टेस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसका खर्चा हो रहा है ना, इसलिए वो टेस्ट नहीं कर रहा है ना। हाँ तो वो भी एक रूब्रिक लिया ना हमने, खर्चा ज्यादा हो रहा है इसलिए डेलिरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ के पेशेंट बार बार खर्चे के जो कंसर्न है उसका बिजनेस का लेन देन का जो खर्च हो रहा है ना, कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो ये डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ हो गया। और फिर मुझसे भी चाह रही हो कि अच्छी दवाई मिले, तो आइदर इसको बिजनेस टॉक्स कर रहा है ना, इसीलिए वो टेस्ट नहीं कर रहा है। राइट शंस कैसे ले सकते हो? वो खर्चा हो रहा है इसलिए टेस्ट नहीं कर रहा है ना। नहीं, खर्चे के लिए अपन ने एक रूब्रिक लिया है, माइंड डिलीरियम बिजनेस टॉक्स ऑफ, और नहीं कर रहा है इसलिए लाइट शंस, दोनों रूब्रिक नहीं ना सर, लाइट में मतलब मुझे तो नहीं इतना समझ में आता, लेकिन लाइट में आदमी को उसके पीछे फियर रहेगा ना, मैं लाइट मारूं कि नहीं मारूं यहाँ पे, तो उसको लाइट मारना ही नहीं है यहाँ पे, वो नहीं कुछ बेटा, कैलकुलेशन कर रहा है। माधवी, there is no necessity when light shuns में जरूरी नहीं कि there is a fear. Okay, sir. There is no fear. No, not necessary that there is a fear. You take the rubric light shuns. Na? See, now she's fed up. She was initially in light desire. She did all the investigations. Do you understand? In fact, this is objective reasonable. उसके लाइट शन के पीछे ऑब्जेक्ट, क्योंकि बहुत टेस्ट हो गए ना, जो लोग ने टेस्ट किया उन लोगों ने रिजल्ट दिया क्या? नहीं दिया। सिंपल है माधवी, मतलब उसने इतना टेस्ट किया और कोई रिजल्ट नहीं आया तो बस हो गया, मेरे को नहीं करना है लाइट, आई डोंट वांट दैट, फिनिश्ड। ओके, सो फ्रॉम लाइट डिजायर टू लाइट शन, दिस इज अ जर्नी. लाइट डिजायर ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, डिलीरियम टॉक्स ऑफ बिजनेस, एंड देन इनफैक्ट एक रूब्रिक है इसके अंदर, आई वुड से डिलीजन बीइंग सोल्ड, फियर ऑफ बीइंग सोल्ड. नाउ उसको लग रहा है ये मेरे को बेच के खा रहे हैं यार, समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब ये खाली मुझे खर्चा करा रहे हैं और रिजल्ट तो कुछ दे नहीं रहे, मतलब मुझे बेच के खा रहे हैं ये लोग. In fact, I would suggest the rubric fear of being sold. Yes. Now, I don't want to be sold anymore now. Okay. So this is that process: light desire, then light, then escape, light desire, then fear, delirium business talk, fear of being sold, objective reasonable. तो उसके ऑब्जेक्टिव रिजनेबल के साथ साथ उसका फियर ऑफ बीइंग सोल्ड भी कि बहुत खर्चा हो गया यार, अब क्या बहुत हो गया ना, झंझट हो गया, अभी मुझे नहीं चाहिए ये, दिस इज इनफ, पास हो गया, मेरे को करना ही नहीं खर्चा, अब मेरे को रिजल्ट से मतलब है. What she is saying now, I need result to help with your investigation and all. This is delirium business talk. When the patient is in the mood of using the word to hell with that, I have spent so much. Okay, when they talk of money, when they talk of frustration, when their tone is little high, when they are fed up of that thing which is going on, and then they say, I want result now, to hell with everything. This is delirium business talk. Now she's derailed from the normal investigation thing. She was an obedient patient, right? She did all the investigations. Now she doesn't want to obey. This is delirium now.
Okay, so this is delirium business talks and fear of being sold. Okay, सर वो कंट्रोल करती even है. if you don't take light shunts, doesn't matter. Even if you take delirium being delirium business talks and fear of being sold, even then you land in belladonna. हा वैशाली सर ती युरिन कंट्रोल करते त्याला आपण काय देऊ? escape घेतलं ना बेटा. She's trying to escape that pain and all ना बेटा. ओके सर, थैंक यू. सेकंड केस की तरफ जाते हैं हम. पहली केस में किसी को दिक्कत है ना कोई? सेकंड केस लेते हैं. ए केस ऑफ रीनल कैल्कुलाई. ये जो एक लड़का है, यंग एज है, 25 to 27 एज रहेगी उसकी, मजदूर किस्म का लड़का है, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करता है. मतलब लिटरली वो कहता है कि मैं 12-12 घंटे काम करता हूँ और वो पत्थर तोड़ने वाला काम करता है. तो वो बहुत किसी जंगल वगैरह इलाके में जाता है और उसको वो काम करना ही है. कई दिनों से उसको ये रीनल कैल्कुलाई की दिक्कत हो रही है. मुझसे कहता है कि सर मैं ये दर्द के कारण है ना काम पर नहीं जा पा रहा हूँ. सर मेरे घर में मैं काम करने वाला अकेला हूँ. मेरे घर में 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, बीवी है. इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है. मैं अगर काम पर नहीं गया तो इन सब का क्या होगा, इसलिए मुझे काम करते रहना जरूरी है. आप दवाई दे दो, मैं घर पर नहीं बैठ सकता. ओके, रिपीट करो केस. एक हार्ड वर्किंग लड़का है, 25 to 27 उसकी उम्र है, कई दिनों से मुतखड़े रीनल कैल्कुलाई से परेशान है. मुझे कहता है कि सर मुझे ठीक कर दो, ये दर्द के कारण मैं काम पर नहीं जा पा रहा हूँ. मेरे घर पे 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है. मैं अगर काम पर नहीं गया तो इनका क्या होगा, इसलिए मुझे काम करते रहना जरूरी है. मैं घर पर नहीं बैठ सकता, आप दवाई दीजिए. बोलिए. ब्रायनिया लग रहे हैं. अच्छा, क्यों? पहले तो उसने बताया कि मुझे ये दर्द से परेशानी हो रही है. मैं बेसिक रीजन उसका दवा मांगने गई है कि दर्द की वजह से, अगर दर्द नहीं गया तो मैं काम पे नहीं जाऊंगा. और दूसरा कंसर्न ये है कि मेरे माँ बाप है बूढ़े, वो मतलब उनकी भूख का प्रॉब्लम, उनकी रोजी रोटी का प्रॉब्लम, रोजमर्रा की जिंदगी के प्रॉब्लम से ये गुजर रहा है. ओके. तो फियर ऑफ स्टार्विंग भी आ सकता है यहाँ पर. और जिस तरह आपने बताया कि वो रोज काम कर रहा है, रोज मतलब जा रहा है, मतलब वो हम कहते हैं ना प्रायः मतलब रोजी रोटी की बात ज्यादा करता है, बिजनेस की बात करता है. तो इस हिसाब से मुझे ये पुअर स्टेट में नहीं जाना चाहता है. बीमारी अगर उसको ऐसी हावी हो जाए तो ये पुअर हो जाएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है फैमिली की. एंजाइटी है फैमिली के लिए. ओके, इस तरह मुझे बताया. हेलो सर. बोलिए. हेलो सर. बोलो सर. हेलो. हेलो. हाँ, एक बोलिए. कौन बोल रहा है अभी? हाँ सर, मैं डॉक्टर वैशाली. अच्छा, हाँ वैशाली मैडम बोलिए आप. मुझे ये रेस्टॉक्स लग रहा है सर. ओके. मतलब एंजाइटी फॉर फैमिली है और नहीं बैठ सकता. ये एंजाइटी सिटिंग वाला है, रेस्टॉक्स लग रहा है. ओके, ठीक है. और कोई फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके ऊपर. ओके, हाँ बराबर. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर मुझे, मैं डॉक्टर संतोष बोल रहा हूँ सर. मुझे ये बिजनेस इनकैपेसिटी लग रहा है, उसके बाद वो एंजाइटी फैमिली और फ्यूचर के इसमें लग रहा है, और मेन रूब्रिक मुझे एंजाइटी सिटिंग बेंड लग रहा है. ओके, ठीक है. क्या रेमेडी देंगे फिर? सर रेस्टॉक्स लग रहा है. ओके, आगे और कोई बताना चाहते हैं? डॉक्टर निकिता राणा. डॉक्टर निकिता राणा. यस सर. वो हाथ नीचे कर लो. सर कैलकेरिया लग रहा है मुझे. क्यों? एंजाइटी फैमिली अबाउट फैमिली बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर फियर स्टार्वेशन ऑफ इंडस्ट्रियस और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियस. तो कैलकेरिया लगा मुझे सर. अच्छा, ओके. और कोई बताना चाहते हैं? हेलो चाइना.
अच्छा, चाइना हेलो सर। चाइना। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? सर डॉक्टर रेनू बोल रही हूँ। सर मुझे अच्छा भी बोलिए। रस्टॉक्स ही लग रहा है, क्योंकि इसमें ओके। थोड़ा सा हेल्पलेसनेस का भी फीलिंग आ रहा है, इंडस्ट्रियस भी है, एंजाइटी फैमिली भी है, एंजाइटी सिटिंग बेंड भी है, तो सर रस्टॉक्स का ही फील आ रहा है। हाँ ओके, और चाइना कोई तो बोल रहा, चाइना डॉक्टर श्वेता। हाँ बोलिए डॉक्टर श्वेता, बोलिए। सर मुझे लगता है कैल्केरिया फ्लोर है, जो कि जैसे कॉमनली जाना जाता है लेबरर्स रेमेडी। दे आर एक्चुअली पुअर, लाइक ब्रायोनिया को तो जितना मिले फिर भी उसको कम लगता है, बट ये तो लेबरर है, ये मतलब सुबह कमा रहा है, शाम को लेकर आ रहा है घर पे, तो ही कांट अफोर्ड टू लूज इवन अ सिंगल डे जॉब, एंड उसको फियर स्टारवेशन लग रहा है सर, एंड देयर इज अ रेस्टलेसनेस एंड हेल्पलेसनेस along with that's it. और कोई ट्राई करना चाहेगा? हेलो हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। डिस्ट्रेस लग रहा है सर, एंजाइटी फॉर फैमिली, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, एंड एंजाइटी सिटिंग बेंड, डिलीरियम बिजनेस स्टॉक्स ऑफ, मतलब उसको काम तो करना है, कर नहीं पा रहा है, तो उसके ही बारे में बोल रहा है। ठीक है, ज्यादातर लोगों ने सही पकड़ा है। मैंने इसको रस्टॉक्स ही दिया था। माइंड ये जो पहले बोलता है ना कि मेरे पीछे इतने लोग हैं, 3 बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, वाइफ है, इन सब की जिम्मेदारी मुझ पे है, तो ये सब उसके चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन मेटाफोरिकली क्या होता है, जो लोग आप पे फीडिंग के लिए डिपेंडेंट होते हैं ना, तो वो सब चिल्ड्रन होते हैं। तो यहाँ पर बूढ़े माँ बाप भी इसके चिल्ड्रन है, इसकी वाइफ भी इसकी चिल्ड्रन है, मेटाफोरिकली देखा जाए तो इसलिए माइंड एंजाइटी चिल्ड्रन आता है। उसके साथ साथ वो जो बोलता है ना कि इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, और एंजाइटी भी है, पर आप मुझे दवाइयाँ दो, मैं घर पर नहीं बैठ सकता। तो रस्टॉक्स में जो कोर रूब्रिक है माइंड एंजाइटी सिटिंग बेंट के, बेंट क्या होता है ना कि बेंट पे हम कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठ नहीं पाते, झुक कर या फिर टेढ़ा होकर बैठना पड़ता है। तो वो वैसा बैठने से या फिर घर पे खाली बैठने से, बिल्कुल काम ना करते हुए बैठने से इसको डर लगता है। तो ये है माइंड एंजाइटी सिटिंग बेंट। तो इसको रस्टॉक्स 1M के 3 डोसेस मैंने दिया था, और नेक्स्ट डे से इसका पेन चला गया, फिर बाद में इसको पेन नहीं हुआ। एक 15 मिनट बचे तो एक छोटी स्मॉल केस ले लेते हैं। एंजाइटी सिटिंग बेंट फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना प्लीज। एंजाइटी सिटिंग बेंट में क्या है ना, बेंट में क्या है, बेंट अगर आप कंफर्टेबली बैठते हो तो कैसा बैठते हो, चेयर पे अगर आपको कंफर्टेबली बैठना है तो कैसा बैठते हो, टेक लगाकर पूरा आराम से बैठते हो ना। बेंट मतलब टेढ़ा होकर बैठना ना, तो मतलब क्या है, इसको कंफर्टेबली बैठा नहीं जा रहा। किसी भी पोजीशन में अगर वो बैठता है तो वो उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है। क्यों कि एक इसके पीछे एंजाइटी है, बच्चों को पालने की, घर की जिम्मेदारी है। तो अब जब तक भागेगा नहीं तब तक उसका घर नहीं चलने वाला। तो घर पे बैठे रहने से जनरली लोग ऐसा बोलते हैं कि सर मैं खाली नहीं बैठ सकता, जैसा हिंदी में 2-3 वर्ड है, सर रिकामा नहीं बैठ सकता, कुछ बम्बैया लैंग्वेज में बोलते सर नल्ला नहीं बैठ सकता, ऐसा कुछ बिल्कुल ही काम करे बगैर खाली बैठे रहना इज एंजाइटी सिटिंग बेंट। तो वहां पर ऐसा खाली बैठे रहने से उसको बहुत एंजाइटी होता है। ओके थैंक यू। नासिर मैं बोलूं कुछ? हाँ सर बोलिए। एंजाइटी सिटिंग बेंट मतलब आप सादे वर्ड में समझ लो, सर मैं अगर झुक गया तो सब गिर जाएगा। ओके मतलब झुकना, सिटिंग बेंट मतलब आप बैठे हो, आप बैठते हो मतलब आप रेस्ट ले रहे हो, ठीक है, और बैठने के बाद भी आप सीधा नहीं बैठ पा रहे, आप कुछ झुक के बैठ रहे हो, समझ रहे हो ना, मतलब आप बैठ भी नहीं पा रहे हो। when you are sitting you are at rest, right, but when you are sitting you have to sit bent, मतलब आपको झुकना पड़ रहा है बैठने में भी। लोग बोलते हैं ना यार इसकी कमर टूट गई, यार झुक गया पूरा, ये बोलते हैं ना लोग। देखो ना ये आदमी पूरा घर का कर करके झुक गया है, इसकी कमर टूट गई। सुना है आप लोगों ने ये बातें? यस सर यस। हाँ तो उसको बोलते हैं एंजाइटी सिटिंग बेंट। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रूब्रिक जो है ना,
सब लोग जो ले रहे हैं वो एंजाइटी चिल्ड्रन है, और एक बहुत अच्छा रूब्रिक है केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। देखो उसकी माँ, बाप, बच्चे, ये उसके कौन है? सारे रिलेटिव्स हैं, है ना। तो ये केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव। किसी ने पूछा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सीरियसली कैसे लिया जाए, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली नहीं है, यहाँ पर उसकी नीड है। ओके, इट इज अ नीड फॉर हिम टू फीड हिज चिल्ड्रन। ओके, उसकी वो इमोशनल नीड है, जो भी है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में ये होता है ना कि आपको दी हुई जिम्मेदारी, आपको दिया हुआ काम आप सीरियसली निभाते हो। ओके, उसको आप जिम्मेदारी समझते हो कि जब तक ये काम खत्म नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठूंगा और मैं इसको पूरा सीरियसली निभाऊंगा। ओके, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली। एंड केयर्स फुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट। केयर्स फुल, फुल मतलब क्या? उसके दिमाग में और दूसरा कोई नहीं है, ओनली cares for his relatives. Okay, that is cares full of relatives. अभी वो जो पेशेंट डॉक्टर के पास भी आया तो उसने क्या बोलना चाहिए था कि डॉक्टर साहब मेरी ये बीमारी ठीक कर दो, जबकि वो क्या बोल रहा है कि डॉक्टर साहब मैं अकेला कमाने वाला हूँ, और मैं अगर काम पर नहीं गया, मैं अगर झुक गया तो मेरे घर वालों का क्या हो। अब ये कोई बात डॉक्टर को आकर बोलनी है क्या किसी ने? सिंपल है, डॉक्टर के पास आकर आप अपनी कंप्लेंट बताओ, आपकी तकलीफ बताओ, हम दवाई मांगो। जबकि ये आकर ये बता रहा है कि मेरे दिमाग में बाकी कुछ नहीं है, सिर्फ केयर है मेरे रिलेटिव्स के लिए। समझ गए? मतलब जैसे हमारे पास में कॉक्यूलस के पेशेंट आते हैं खुद की दवाई के लिए, लेकिन वो बातें किसकी करते हैं? ये बीमार है, इसकी चिंता, उसकी चिंता, उसकी चिंता। क्यों? बिकॉज दे आर ऑल्सो केयरफुल। उसमें तो एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज आ जाता है, है ना। वो आकर अपने घर वालों की केयर के बारे में बताते हैं, दूसरों की चिंताओं के बारे में बताते हैं। समझे? सो दिस पेशेंट इज फुल ऑफ केयर्स, नथिंग बट केयर्स फॉर हिज रिलेटिव्स, नथिंग एल्स। उसका पूरा कंसर्न उसकी जिंदगी का वही है कि मेरे रिलेटिव्स को मैं कैसे ठीक करूं, कैसे उनका पेट भरूं, कैसे उनको आगे लेकर चलूं। ठीक है, मतलब एकदम बगैर सोचे समझे मत ले लिया करो रुपये, है ना। थोड़ा सा उसको एक सेकंड थॉट दिया करो, या ये केयरफुल ऑफ रिलेटिव्स अबाउट है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली है। अब देखो, ये जरूरत नहीं है कि सिर्फ वही बंदा काम करे ना, जरूरी नहीं कि वही काम करे, उसकी बीवी भी काम कर सकती है, उसके माँ पिताजी भी काम कर सकते हैं, लेकिन इसने उन सबको अपना बच्चा समझा हुआ है। ये समझता है कि वो सारे मुझ पर डिपेंडेंट है। ओके, ये उसका डिल्यूजन है कि ये सारे डिपेंडेंट है मुझ पर, और वो सोचकर वो आगे चल रहा है, उनकी सारी केयर उसने खुद पर ले ली है। ये क्यों होता है रस्टॉक्स में? पता है, एक बहुत ब्यूटीफुल रूब्रिक है रस्टॉक्स में, सेल्फलेस, है ना। सेल्फलेसनेस में है, आप अगर देखोगे ना रस्टॉक्स की मेन रूब्रिक सेल्फलेस, तो ये सेल्फलेसली घर के लिए करते रहता है। ओके, आपको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फैमिली बोला तो आपके दिमाग में आर्सेनिक आएगा, ऑरमेट आएगा, जरूरी नहीं है। थोड़ा सा आप ये भी सोचो, सेल्फलेसली करता रहने वाला भी होता है रस्टॉक्स। आप सिर्फ रस्टॉक्स को फियर स्टॉर्म वाली इमेज में मत पकड़ो कि एकदम फियर क्या है वो, फियर डिजास्टर वाली इमेज में मत पकड़ो। हाँ, एकदम वो वाला एकदम डिजास्टर आ जाएगा सर में नहीं आया, ऐसा वो वाली इमेज में मत लेके चलो, है ना। उसके अंदर माइल्ड वर्जन भी आ सकते हैं। ओके ओके, नासिर नेक्स्ट। सर एक स्मॉल केस है जो ऑब्जर्वेशन पे बेस है। एक कपल आता है, दोनों यंग है, एक हार्डली दोनों की एज 25 से 30 के रेंज में है। तो उसमें से वाइफ को दिक्कत है, माइग्रेन है और इनफर्टिलिटी है। तो माइग्रेन के इनके सब सिम्टम्स मिलते हैं, सर दर्द रहता है, दर्द में अंधेरे में रहने से कम होता है, शोर बिल्कुल सहन नहीं होता, मलमल रहती है, किसी की बात सहन नहीं होती, किसी से कुछ बात करने को भी मन नहीं करता, बस चुपचाप पड़े रहना है। ऐसे सिम्टम्स पहले पेशेंट बताता है।
पर ये देखा गया है कि ऐसा माइग्रेन के केसेस में ये सिम्टम बहुत कॉमनली मिलते हैं। तो अगर हम ये रूब्रिक लेकर अगर देंगे ना तो पार्शियल रिजल्ट आते बाद में फेल हो जाता है। तो उनका रीजन देखना पड़ता है हमको कि क्यों हो रहा है ऐसा। अगर हम ये पहले जो सेंटेंस बाय सेंटेंस पेशेंट ने बोला और हमने रूब्रिक बनाना स्टार्ट किया तो यहाँ पर हमारे 5-6 रूब्रिक बन जाएंगे। सेंसिटिव टू नॉइस, बात सहन नहीं होती, स्पोकन टू बिंग एवर्जन, उसके बाद चुपचाप पड़े रहो, अंधेरे में पड़ा रहो, इस तरीके के रूब्रिक बनते हैं। पर हम कॉज के ऊपर जाते हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो हमने उनको पूछा कि आपको ये तो है पर आपको दिक्कत क्या, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों आपको इतना सर दर्द है, क्या है जो आपको सर दर्द दे रहा है। तो शोहर ने बताया कि सर हमारी शादी को 6 साल हो गए, हमको 3 बार प्रेगनेंसी रही, तीनों बार बच्चे गिर गए, इसका ही बहुत टेंशन लेते रहती है और इसी की वजह से सर दर्द रहता है। तो मैंने उनकी वाइफ को पूछा कि ऐसा है क्या, मतलब इनके घर वाले आपको ज्यादा सताते वगैरह है क्या कोई। तो वापस से हस्बैंड ने बोला कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, ये मेरे मतलब रिलेटिव्स में ही है, मामा की लड़की वगैरह ऐसा कुछ। तो हमारे दोनों के जो रिलेटिव्स है कॉमन है, तो इसको कोई बॉदर नहीं करता। पर ये खुद अपने एक दिल से लगा लेती कि इसको बच्चों से बहुत प्यार है, आजू बाजू वाले को बच्चे को भी ये पकड़ती है और फिर उनसे खेलती है और इसको बच्चों से बहुत लगाव है, तो इसको लगता है कि बच्चे चाहिए। तो इतनी देर में जब बीच बीच में 1-2 जवाब उसने दिए और फिर उसके बाद उसने उसके अपनी नजरें पूरे नीचे ऐसे इस तरीके से नीचे गाड़ दिया और फिर एक आंसू ऐसा टपकने लगा आंखों से। तो फिर अपने आप को संभाल ली, रोना पोछ ली और बाद में जवाब यस नो ऐसा जवाब देते रहे। और जब तब भी केस खत्म हुआ तब तक भी वो नीचे ही देखते रहे। इस तरीके का केस है। तो बताइए आप क्या क्या रूब्रिक हो सकते हैं इसके। सर्चिंग फ्लोर है सर, और आगे इग्निशिया आता है सर में आया सर्चिंग फ्लोर से। और वीपिंग, वो आंसू निकल गया ना वीपिंग इजीली में। हाँ वीपिंग कंट्रोल्ड, इग्निशिया लग रहा है सर। जी सर। सर्चिंग फ्लोर, यस। तो अगर हम पहले वाले रूब्रिक ले लेते ना, सेंसिटिव टू नॉइस और अंधेरे में पड़े रहने को जी बोलता है, तो फिर हम इग्नेशिया की तरफ नहीं जाते। ये केस में हमने इग्नेशिया दिया था कि माइंड वीपिंग कंट्रोल्ड है। पहले आंसू छलके और फिर उन्होंने अपने आप को रोक कर वो आंसू पोंछ लिए और जो आंखें है वो कंटिन्यू फ्लोर की तरफ लगाए रखी। तो ये माइंड सर्चिंग फ्लोर ऑन सर्चिंग। तो हमने इनको इग्नेशिया 30 के 3 डोसेज दिए और आधे घंटे में इनका सर दर्द कम हो गया और इनफर्टिलिटी के लिए अभी उनका केस हमारे पास चल रहा है। और सद्या का डूइंग वेल। किसी कोई क्वेश्चन में पूछो। एनी क्वेश्चंस एनीबॉडी हैव? अच्छा, ये वीपिंग इजीली क्यों लिया? किसी ने बोला वीपिंग इजीली क्यों लिया? नहीं सर, वो मेरे पास रेपर्टरी मतलब नहीं, आसानी से रो देना। हाँ मैं ही बोल रहा हूँ, सुनील बोल रहा हूँ सर। हाँ रेपर्टरी नहीं है, सिर्फ सर ने दूसरा, मैं तो एक ही रूब्रिक पे आया था सर्चिंग फ्लोर पे। नहीं, किसी ने बोला मैंने ही बोला सर, वो सर ने बोला कि दूसरा है क्या। मैंने रेपर्टरी मेरे पास है नहीं, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक इग्नेशिया केस ऐसे ही सॉल्व किया था, वो मेरे को याद है। इजीली ऐसा रूब्रिक नहीं है ये। ओके सर। इजीली मतलब बहुत आसानी से रो देना सर। वीपिंग मतलब कंट्रोल भी मतलब विथ ईज। आप समझो वीपिंग इजीली मतलब उसको ईज, उसको रोने में कुछ ऐसा परेशानी नहीं होती है। आप समझ रहे हो ना? जी जी। लोग बोलते ना कि टॉयलेट होता है क्या सर, इजी नहीं होता है। समझ रहे हो ना? हाँ वीपिंग इजीली मतलब इसको रोने में कोई परेशानी नहीं होती। समझा? जी सर। कैसे भी रो देता हूँ और रोते हो जरूरी नहीं उसको परेशानी हो। जैसे रोना कब आता है आपको? जो बहुत ज्यादा आपको कोफ होता है, कोई भी इसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तब आप रोते हो ना। रोने के बाद आपको कितनी तकलीफ होती है? हाँ रोने के बाद इंसान को तकलीफ होना चाहिए ना बहुत ज्यादा। तो वीपिंग इजीली में वो इजीली रो देता है। वीपिंग इजीली में इग्निशिया नहीं है। नहीं है, समझे?
तो ये यूजिका और नाट्रमूर ये कंट्रोल करते हैं ना, दे डोंट वांट टू क्राई, है ना, दे डोंट वांट टू क्राई. इजिली वाले रोल थ्रू हो गया सर, रोल थ्रू. हो का वैशाली काय झालं? तर मेरे को एक डाउट है, रोल थ्रू लवकर लगेच मगरमच्छ कॅल्क्युलेट करतात. तो इग्निशन हाँ, वैशाली पांडे, है. वैशाली पांडे, आपका माइक बंद करो. क्या करते हो यार, क्या कुछ बोल रही है क्या? सर मेरा एक डाउट है. बोलो सर सर. वीपिंग इजीली में नाट्रमूर है सिंथेसिस में. हाँ, तो हो सकता है ना. सर ये जो उन्होंने एक आंसू निकाला, तो वो वहाँ रूब्रिक कौन सा आएगा सर? निकाला के निकला, देखो क्या पता. हाँ, निकल गया, निकल गया. यार शब्द एकदम आराम से बोला करो, बहुत मेरे सामने बोलते हो, बहुत आराम से बोला, सोच के बोला. जी. निकाला के निकला आपने को पता नहीं. वीपिंग कंट्रोल लिया ना बेटा? वीपिंग कंट्रोल, ओके सर, बराबर ना. वीपिंग कंट्रोल. और वो जो दूसरे के सर्चिंग ऑन द फ्लोर. सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि वो दूसरे के बच्चे को छूती है या ये है, तो ये कहाँ, ये इमोशन को क्या बोलेंगे सर? अफेक्शनेट. उसको बच्चा चाहिए ना, अफेक्शनेट बिहेवियर है, एनवी है. एनवी ना, है ना. जी जी, उसको चाहिए. अरे मतलब शी इज वेरी अफेक्शनेट, तुम समझो ना. नहीं, मतलब so much of love she has, so much intense desire she has to have a child. एनवी में भी है ना, एनवी में भी इग्नेशिया है ना. लेकिन आप दूसरे के बच्चे को छूने के लिए लगे रूब्रिक मत ढूंढो प्लीज, आप टोटल केस को समझो और फिर रूब्रिक लो. हर चीज के लिए यू कैन नॉट हैव रूब्रिक फॉर एवरीथिंग. प्लीज अंडरस्टैंड, रूब्रिक इज फॉर पैथोलॉजी, रूब्रिक इज नॉट फॉर फिजियोलॉजी. ओके, एबनॉर्मल स्टेट के लिए रूब्रिक्स आएंगे आपके. अभी जैसे अफेक्शनेट रूब्रिक है, तो मैं आपसे बेटा बोल के बात करता हूँ, किससे क्या करता हूँ, तो ये अफेक्शनेट बिहेवियर दिस इज नॉर्मल ना. यू आर सपोज्ड टू बी अफेक्शनेट टू योर juniors, to your children, to your students, right? जी. But when it is like, are you supposed to be affectionate to your doctor? No, there is no need to be affectionate. You come, take medicine, go. But फिर आएंगे, बेटा कैसे हो, आपसे भी पूछना चाहिए यार, आप इतने थक जाते हो, है ना, कितने थकते होगे आप, बोलते ना ऐसे लोग. हाँ हाँ सर, पर आपको चाय लेकर आएंगे. हाँ, एजेड आते हैं तो ऐसा बोलते हैं. Behavior. So pathology is what is not expected is there, is pathology. Simple. थैंक यू सर. जैसे मैं अभी क्या कहते हैं, मैं नासिर की मजाक कर रहा हूँ, तो ये एक्सपेक्टेड है क्या मेरे जैसे सीनियर डॉक्टर को? नहीं ना. लेकिन हमारा चलता है. कंट्रोल नहीं कर, तो मिस्टीरियस ले सकते हो आप मेरे, जेस्टिंग ले सकते हो. ओके, मानिक बोल, काहीतरी बोलत होता. बऱ्याच जणांनी मगाशी बिझनेस इनकॅपॅसिटी घेतलं होतं, मला ते काय कळलं नाही. रुब्रिक बिझनेस इनकॅपॅसिटी कसं असते सर, इथं कसं वापरता येईल? बिझनेस इनकॅपॅसिटी म्हणजे जी व्यक्तीला जे काम करायचं आहे करू शकत नाही असं ना. हाँ, जैसे आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर में आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे. हाँ. अगर एक लेडी जो घर में खाना बनाना उसका काम है, तो वो नहीं कर पा रही है, देन इट कैन बी. मतलब मेरे से कुछ काम होता ही नहीं सर, मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ, मैं जाके सो जाती हूँ, मुझे सोना ही पड़ता है. मतलब उसको भी लगना चाहिए ना कि ये मैं कुछ काम नहीं कर पाती, मतलब जो उसका काम है वो नहीं कर पाना. ओके, बहुत सी औरतें बोलती है ना, सर पीरियड में इतना दर्द होता है कि सारे काम बाजू में पड़ जाते हैं, मेरे को लेटना पड़ता है, कर ही नहीं पाती उसको. दैट इज बिजनेस इनकैपेसिटी. सर जी, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, डॉक्टर राधे श्याम. राधे श्याम, आपसे आपका नाम लिया तो राधा और श्याम दोनों का नाम लिया जाता है. सर जी, पहले केस में मेरा एक डाउट है कि वो लेडीज उतना वो परेशान थी तकलीफ से, और तो उसके लिए सर कोई रूब्रिक नहीं लिया गया, जबकि वो प्रेग्नेंट था. डॉक्टर नासिर, आपके लिए प्रेग्नेंट मतलब सर बहुत ज्यादा दर्द में थी वो. अच्छा. हाँ, तो आपने डिलीजन परसिक्यूटेड लेना चाहिए. अच्छा सर, वो उस वक्त दिमाग में नहीं आया. मैं कैंसर मैंने मतलब पीपीपी पे ज्यादा ध्यान दिया. नहीं. परसिक्यूटेड वैताग गई थी ना, वो परेशान हो गई. राधेश्याम बिल्कुल सही बोल रहे.
जी सर। राधेश्याम आप सही बोल रहे हो, वहां पर रूब्रिक आता है डिल्यूजन परसिक्यूटेड, परेशान हो गई ना वो। सर जी एक रूब्रिक यहाँ ये लग सकता है कि नहीं लग सकता है सर जी? कौन सा जैसे एक रूब्रिक है कि सैडनेस कॉन्टिनेंसी फ्रॉम, तो कहने का मतलब है कि उसमें ये भी लेडीज संयम बरत रही है और उसको रोक के रख रही है तकलीफ सहते हुए, तो यहाँ सैडनेस कॉन्टिनेंसी फ्रॉम लग सकता है कि नहीं सर? दुख है क्या उसको, चेहरे पर उसका दुख है क्या? सबसे पहले तो सैडनेस को आप पकड़ो, अगर सैड है क्या वो, कॉन्टिनेंस है यहाँ पर, आप समझ रहे हो, लेकिन दुख नहीं है ना राधेश्याम जी। जी सर। सैडनेस भी तो आना चाहिए ना, हालांकि उसमें बेलाडोना है, परंतु पेशेंट को सैडनेस नहीं है ना, पेशेंट दुखी नहीं है, पेशेंट परेशान है। और दुख, सैडनेस जो है ना आपके चेहरे पर दिख जाता है ना, ग्रीफ नहीं दिखता। यही फर्क है ना, सैडनेस और ग्रीफ में का फर्क क्या है कि ग्रीफ डॉक्टर को समझना होता है और सैडनेस भी क्या है, सैडनेस इज शोन एंड ग्रीफ इज सीन, है ना। तो सैडनेस पेशेंट दिखाता है कि देखो ना डॉक्टर साहब कितना परेशान हो गया हूँ मैं, मुझे पेशाब रोक के रखनी पड़ती है, पता है घंटों रोक के रखती हूँ मैं, इतना दर्द होता है। ये हो गया सैडनेस, समझ गए? जी सर। तो चेहरे पर वो आना चाहिए ऐसा। छोटा रोता हुआ बच्चा सैडनेस पकड़ लो आप ऐसा, मम्मी मुझे तो ध्यान नहीं दे रहे हो, मुझे दूध नहीं पिला रहे हो, मुझे पिक्चर नहीं ले जाते हो, ये सैडनेस हो गया। चेहरे पर दिखना चाहिए सैडनेस। सैडनेस को हम लोग हमारे टप्परी लैंग्वेज में बोलते हैं दुखी आत्मा, दुखी आत्मा। सर एक रुब्रिक है लव फॉर चिल्ड्रन, तो सर दिस इज फॉर हर ओन चिल्ड्रन और ऑल, किसी के लिए भी, सब बाकी सब बच्चों के लिए। बेटा व्हाट इज लव? लव मतलब प्यार सर। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, सो इट इज फॉर एवरीवन, ऑल अदर चिल्ड्रन, सब बच्चों के लिए। भी होते हैं ना बेटा। ओके। राइट ना? So it can be anyone who is dependent on him. Anyone who is dependent, just like children, like you all are children for me, right? Like students are children for a teacher, right? Yes sir. अभी जैसे राष्ट्रपिता है तो राष्ट्रपति जी है, तो उनके लिए सारा हिंदुस्तान जितने भी हो बच्चे होने चाहिए, है ना, अगर वैसे है तो, समझे? सर यस सर नहीं वो लास्ट केस में था ना, सब बच्चे यूज्ड टू मतलब प्यार करते थे सर। नहीं, उसको खुद का बच्चा चाहिए बेटा, अगर लव फॉर चिल्ड्रन होता तो वो बच्चे गोद ले लेती। यस सर। समझा ना? जैसे अभी वो आप इनको ले लो ना, क्या उनको नाम है अपनी सुष्मिता सेन। एग्जैक्टली, सुष्मिता को ले लो, या फिर वो जो अपनी दूसरी है वो ऐसे मुंह वाली हॉलीवुड वाली, क्या उसका नाम, एंजेलिना जोली। हाँ, ब्रैड पिट की बीवी। नहीं एक्स वाइफ हो गई सर। हाँ हमारे लिए तो है, हमारे लिए ब्रैड, हमको तो वही आइडियल कपल लगती है। करण जौहर को लो, करण ने भी बच्चे गोद लिया है। नहीं गोद नहीं लिया सर, उसके खुद के बच्चे, सरोगेट है, सरोगेसी है सर। अरे तो एक ही हुआ, बाकी थोड़ी ना। सिंधुताई सपकाळ सर। सिंधुताई सपकाळ, वेरी गुड, बट सिंधुताई का थोड़ा अलग है बेटा। सिंधुताई इज लाइक सोशल, शी कैन बी कॉस्टिकम, यू नो, लाइक उसने अन्याय के खिलाफ खड़ी रही थी ना वो। यस सर। सिंधुताई सपकाळ ले लो, फिर ये अपने बाबा आमटे ले लो, मदर टेरेसा ले लो, एग्जैक्टली, या फिर अपने ये ले लो, बाबा आमटे ले लो, है ना, केजरीवाल ले लो, भगत सिंह ले लो। भगत सिंह का तो नहीं था खैर, और ये लोग तो लव फॉर चिल्ड्रन वाले हैं ना। सुष्मिता सेन सर। गांधी जी को ले लो, गांधी जी ने तो सब त्याग दिया था ना, तो उनमें भी हो सकता है, बट जरूरी नहीं कि ये सारे इसमें है। मतलब अभी इनकी रेमेडीज इसमें मत ढूंढो क्या, लव फॉर चिल्ड्रन में। करण जौहर तो क्लियर कट है, प्लैटिना तो है। सर इनफर्टिलिटी केसेस में बेस अच्छा, केसेस
your questions should be for Nasir. If he is not answering, then I will answer. हाँ सर, इसी केस से रिलेटेड ही पूछ रही हूँ मैं हाँ कि नासिर, उनको खुद के बच्चे की बहुत शी वांट्स टू हैव हर ओन किड्स, है ना? तो सर और ये मैक्सिमम ऐसे कपल्स में देखा जाता है कि वो बहुत व्हाट डू यू से बड़े दे लॉन्ग टू हैव अ चाइल्ड। तो ऐसे कंडीशन में एक रूब्रिक है चिल्ड्रन बिगेट टू हैव, चिल्ड्रन डिजायर टू। बट बेटा यहाँ पर आपने खुद ने जवाब दे दिया, उसमें डिजायर है, इसमें लॉन्गिंग आपने खुद ने बता दिया। द रूब्रिक इज डिजायर, है ना? चिल्ड्रन बिगेट टू हैव चिल्ड्रन, डिजायर टू हैव चिल्ड्रन ना? आपने खुद ने बोला लॉन्गिंग, यहाँ सिर्फ डिजायर है, यहाँ सिर्फ डिजायर है बेटा। द रूब्रिक इज डिजायर। So longing is much more deeper. Very much deeper and very intense and very outspoken. Longing is outspoken. Longing मतलब वो जो कालिदास का नाम जानते हो आप लोग? हाँ हाँ। कालिदास, तो कालिदास ने विरह ने जो पूरा के पूरा एक महाकाव्य लिख दिया था ना कालिदास जी, वो लॉन्गिंग है ना? हाँ हाँ। या फिर अपनी मीरा जी जो है श्री कृष्ण पे ये करती, उनके दोहे हैं कृष्ण भगवान के प्यार में, वो लॉन्गिंग हो गया, है ना? अच्छा, ओके सर। तो सर ये जो that intense. ओके ओके, longing is it goes more towards spiritual, थोड़ा सा उधर जाता है, थोड़ा longing जो होता है ना, थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ जाता है। अच्छा, हाँ जी सर, थैंक यू। डॉक्टर कुरैशी wants to go to the clinic. He's very impatient. ऐसा नहीं बोला था आपको, देखो ये बहुत शरीफ बच्चा है, इसने कल मुझे बोला सर 4 बजे रखो। समझेगी नहीं, 5 बजे आना है शिस्ती में और जब तक खत्म नहीं होता रुकना है। और किसी कुछ सवाल है तो नासिर को पूछो, छोड़ो मत इसको। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। हाँ, डिस्कंसर्टेड जरा समझाई ना। अरे बाबा, समझा पाओ सर मुझे जो आता है मैं ट्राई करता हूँ। मतलब कंसर्ट, पहले डिस्कंसर्टेड को समझने के लिए हमको कंसर्ट समझना पड़ेगा। सब म्यूजिक कंसर्ट्स होते हैं ना, जो सिंगर्स होते हैं गाना गाते हैं उसको कंसर्ट बोलते हैं। तो जो ट्यूनिंग चलता है ना उसपे पब्लिक मतलब एक ट्यून में चलता है सब, तो वो ट्यूनिंग मैच जब तक रहता है ना तब तक कंसर्टेड रहता है। जब वो ट्यूनिंग टूटता है ना तो तब डिसकंसर्टेड में जाता है। मतलब एक बच्चा रहता है जो बहुत पहले माँ बाप का लॉयल रहता है, फिर वो जो माँ बाप बोलेंगे करते रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका, जैसा मराठी में लफ्ज है हिरमोड़ होने, या फिर दिल टूटता है। उसको ऐसा लगता है कि अब तक जो म्यूजिक बज रहा था ये सब ठीक था, अब जो म्यूजिक बजेगा ना वो सबको अच्छा नहीं लगेगा। फिर वो आपके मतलब घर वालों के ऐसे बैंड बजाता है कि हम सोच नहीं सकते। तो मतलब उल्टा करना स्टार्ट करता है। तो मतलब जो म्यूजिक चल रहा था अब तक, जो प्लीजिंग म्यूजिक था घर में उसका और घर वालों के साथ, वो म्यूजिक अभी वो कंसर्ट अब टूट चुका है और ये स्टेज है डिसकंसर्टेड। इस तरीके से। ओके सर, शुक्रिया। बहुत सारे पेशेंट बोलेंगे कि सर मैंने बहुत किया, अब मुझे करना ही नहीं है, ये खत्म करो, सब फाड़ दिया, रिपोर्ट वगैरह फाड़ दिया, जला दिया, सब खत्म करो ये सब। तो कभी कभी इसको भी लोग डिसकंसर्टेड लेते हैं कि मतलब अब जब तक ट्रीटमेंट चल रहा था, ये एक म्यूजिक बज रहा था, तब तक मजा आ रहा था, अब दिल टूटा है, अब कुछ नहीं होने वाला, तो फाड़ बीट के सब जला देता हो, तो वो भी एक डिसकंसर्ट होता है। इस तरीके से एक डिसकंसर्ट लेते हैं लोग। वो इसका एग्जैक्ट मीनिंग और दूसरे मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है कि किसी और रूब्रिक में कंफ्यूज कर जाऊं, पर अगर आपको दोनों रूब्रिक का डिफरेंशिएशन सीखना है तो लियाकत सर इसके लिए बेस्ट है। और सर हमेशा बताते थे हमको सिखाने के दौर में भी कि मैं तुमको जैसा नजर, आपके पास नजर तो है, मैं तुमको नजरिया देना चाहता हूँ। तो हमारे नजर, हमको जो भी नजरिया आया है, जो भी चीजें हमने सीखी है, वो सब डॉक्टर लियाकत सर की ही देन है।
वरना एक जनरल प्रैक्टिशनर को वो दिमाग में बैठे हुए पेन किलर एंटीबायोटिक से निकल के ये नजरिए से देखना बहुत मुश्किल चीज है कि जौहरी का जो रहता है ना कि हीरे की कीमत तभी रहती है जब उसको तराशा जाए अच्छे तरीके से। तो अगर हम हीरा बन चुके हैं तो उसके पीछे डॉक्टर लियाकत सर के जैसे जौहरी का ही काम है कि हमको उन्होंने अच्छे से सलीके से तराशा है। तो मैं हमेशा ही लियाकत सर का बहुत ही शुक्रगुजार रहूंगा कि सर ने चल ठीक है, तेरे को आज एक कोपरगांव की केस रेफर कर देता हूँ। देखो डिस्कंसल्टेड मतलब देखो एक कॉन्सर्ट जब चलता है ना, तबला सभी लोग एक अपने बस सब लोग जो चलते हैं ना, मान लो कि 4-5 वायलिन बज रहे हैं, 2 गिटारिस्ट है, 4-5 तबले वाले हैं, एक गाना गा रहा है, एक ड्रम बजा रहा है, कोई मैंडोलिन बजा रहा है, कोई सैक्सोफोन बजा रहा है, समझ रहे हो ना। और उसमें का एक बंदा है वो बैठ गया चुप, वो तबला बजाना बंद कर, बाकी सब बजा रहे और ये अपना बैठ गया, ये अपने ही इसमें है, समझ रहे हो ना। तो ही इज नॉट एंजॉइंग। तो मतलब सबकी तरफ सब सही चल रहा है, लेकिन इसके लिए वो धुन कुछ मायने नहीं रख रही है, समझे ना। कि सब कई लोग ऐसा बोलते हैं सर कितना अच्छा चल रहा था ना, मैं काम पे जाता था फिर वापस आता था, मैं अभी मुझे बच्चा हो गया और मैं अभी बंगले का काम शुरू किया, अब साल भर के बाद में आप बंगले में रहने जाने वाले थे, और सर ये देखो सडनली मुझे किडनी की बीमारी आ गई और मेरी उम्र भी क्या है 26-27-28 साल की उम्र है सर, 5-10 साल से मैं काम कर रहा था और ये आ गया सर। अब ये घर, ये बच्चा, ये सब मुझे कुछ बेमानी लगता है सर, इसमें कुछ मतलब ही नहीं लग रहा है, ये बीच में आ गया सर, अब देखो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं कितने साल जीऊंगा सर, है ना। अब ये बीच में मुझे डायलिसिस ये वो सब, मैंने अच्छा मैं सोचा था कि बंगले में जाऊंगा, फिर और एक बच्चा होगा, फिर मेरे बच्चे को मैं कॉन्वेंट में डालूंगा या इंटरनेशनल स्कूल में डालूंगा, ये सब सोचा था, सब तहस नहस हो गया सर, समझ रहे हो। ये दुख वाला डिस्कशन इग्नेशिया का, जहां पर उसको सब पूरा बेईमानी लगता, किसी को कुछ मतलब ही नहीं लगता उसको। ओके, ये इग्नेशिया का सैड वाला डिस्कशन। इग्नेशिया का एंग्री वाला डिस्कशन ये होता है, वो छोटा बच्चा, सब उसको जान लगा रहे, प्यार कर रहे, दूसरा बच्चा आ गया, फिर ये देख रहा है कि दूसरे बच्चे को प्यार कर रहे, ये उसको प्यार कर रहा है, लेकिन एक लेवल ऐसी आ जाती है कि हर बात का दोषी बड़े बच्चे को दिया जा रहा है, हर बात का दोष उसको दिया जा रहा है। फिर वो बोलता बहुत हो गया, आप मुझे कुछ छोटा भाई नहीं, कुछ नहीं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, तुम बाहर में जाओ, मैं अभी उल्टा रहूंगा, अब मैं बहुत अच्छा बच्चा था, अब मैं उल्टा बच्चा हूँ, अब मैं हो गया बुरा बच्चा बन जाता। ये उसका डिस्कंसर्ट इग्नेशिया के बच्चे का। एक इग्नेशिया लेडी का डिस्कंसर्टेड, और शादी करती है, हस्बैंड के साथ लॉयल रहती है, एकदम मस्त रहती है, बच्चा नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, अब हस्बैंड आना ही बंद हो गया, हस्बैंड आ नहीं रहा है ट्रीटमेंट के लिए। फिर ये बोलती कि यार मेरा अकेले का थोड़ी ना है ये सब कुछ। फिर वो सास को बोलती तुम्हारे बच्चे को समझा के रखो कि बच्चे पैदा करना मेरा अकेले का जिम्मेदारी थोड़ी, वो भी तो है, उसको बोलो। ये इग्नेशिया की वाइफ का डिस्कंसर्ट है, वो टेरिंग क्लोज, समझ रही है ना, ये वाला डिस्कंसर्ट। तो ब्रोमियम का डिस्कंसर्ट ये होता है, सर मैं इतने दिन से दवाई ले रही, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, अब मुझे ऐसी दवाई दो कि मैं फट से ठीक हो जाऊं, वरना मैं अभी दवाई बंद करने वाली, मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे तुरंत ठीक करने वाली दवाई दो। अब मैं आपने बहुत बोल दिया, 2 महीना 4 महीना 6 महीना बहुत हो गया, अब ठीक करो मुझे। ये ब्रोमियम का डिस्कंसर्टेड प्लस कैरेट डिजाइन। ओके, थैंक यू। अख्तर खत्म कर, ये छोड़ेंगे नहीं अपने। थैंक यू डॉक्टर नासिर, both three cases, wonderful cases, good analysis और नंबर ऑफ रूब्रिक्स अच्छे सीखने मिले नासिर भाई, अच्छा एनालिसिस है वगैरह। वंस अगेन ग्रेट थैंकफुल माय गुरु डॉक्टर लियाकत सर, बिकॉज ऑफ दिस सर की टीचिंग से, एक्सीलेंट टीचिंग से जो हम माइंड मेथड में हम अभी कर पा रहे हैं सर, बिकॉज ऑफ लियाकत सर। ठीक, इतने बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं सर, आपने हमें जो सिखाया सर, तो उससे काफ़ी बेस्ट रिजल्ट आ रहे हैं। वी आर हार्डली दिल से शुक्रिया अदा करते सर आपके लिए।
और नासिर हो, आपके भी अच्छे केसेस वगैरह हैं सर। आपने जो हमें सीटीबी में सिखाया सर, वो सब याद आता है प्रैक्टिस में। जब पेशेंट ठीक होता है ना सर, तो दिल से लगता है कि हमारे गुरु जो है, जो हम स्टूडेंट है डॉक्टर लियाकत सर के हैं, नासिर भाई ने बताया जो हीरे की जो पहचान है उसको तराशने वाला ही है। जब तराशने वाला ऐसा मिला हमें, तो उसके स्टूडेंट वैसे ही बनेंगे सर। थैंक यू सर।